Hello students, welcome to 5 CMA classes in collaboration with City Model College। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर 6 न्यूटन्स लॉ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ को स्टडी किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आज उसी सीरीज में न्यूटन्स लॉ के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन इन सम प्रैक्टिकल केसेस। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे यहाँ पर एक ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर हमने कोई एक ब्लॉक को यहाँ पर लेकर रखा हुआ है। जब ब्लॉक इस सरफेस पर रखा होगा तो कौन कौन से फोर्सेस आपके ब्लॉक पर लग रहे होंगे। तो एक फोर्स ब्लॉक पर जो होगा उसका खुद का वेट होगा mg, जो डाउनवर्ड लग रहा होगा। ये ब्लॉक आपके सरफेस के कांटेक्ट में है तो ब्लॉक सरफेस पर फोर्स लगाएगा और सरफेस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। तो इस तरह से ब्लॉक पर एक फोर्स और लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। इस तरह से वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो यहां पर दो फोर्सेस हैं जो वर्टिकल हैं। एक ब्लॉक का खुद का वेट mg और दूसरा ब्लॉक क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो लगाएगा आउटवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से ब्लॉक पे दो वर्टिकल फोर्सेस r और mg लग रहे हैं। अब इस ब्लॉक को यदि पुल किया जाए यानी एक फोर्स F लगा करके ब्लॉक को इस स्मूथ सरफेस पर आगे की ओर पुल किया जाए तो हॉरिजॉन्टल में जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं वो सिर्फ एक जो न्यू फोर्स F लगाया गया है जो पुल कर रहा है वही लग रहा है, जबकि वर्टिकली दो फोर्सेस लग रहे हैं R और mg। इसी तरह से यदि हम ब्लॉक को सरफेस पे रखते हैं और उसको पुश करते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस वहां पर लगेंगे। ब्लॉक का वेट लगेगा और जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है उसका नॉर्मल फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स ब्लॉक पर लगेगा। इट मींस द ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस, वन इज इट्स ओन वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अनदर इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर इस ब्लॉक को यदि हम पुश कर रहे हैं तो इस तरह से हम पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं। पिछले एग्जांपल में हम पुल कर रहे थे ब्लॉक को, इस एग्जांपल में हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही एग्जांपल्स में जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो सेम है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो एक पुल करने की कंडीशन में है और एक पुश करने की कंडीशन में। यदि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टली किसी एक ब्लॉक की बात करें, चाहे पहली कंडीशन की बात करें चाहे दूसरी कंडीशन की बात करें, दोनों ही कंडीशन में हॉरिजॉन्टली एक ही फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स F को बैलेंस करने के लिए या काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स जब लगाते हैं तो एक नेट फोर्स F लग रहा है जो कि किसी और फोर्स के द्वारा कैंसिल नहीं हो रहा है, और जब कभी भी नेट फोर्स लगता है तो नेट फोर्स हमेशा इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो इस तरह से इन दोनों एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल एक नेट फोर्स F अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों ही एग्जांपल्स में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा हॉरिजॉन्टली विच विल बी इक्वल टू A इज इक्वल टू F अपॉन m। तो आपके F अप्लाइड फोर्स से, जो कि नेट फोर्स यहां पर हॉरिजॉन्टल है जिसको कोई दूसरा फोर्स यहां पर काउंटर नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस F हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टली ब्लॉक मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन होगा F अपॉन m। अब यदि हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस ब्लॉक इज नाइदर गोइंग डाउन नॉर गोइंग अपवर्ड, यानी ये ब्लॉक है वो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा, ना तो सरफेस के अंदर इन करेगा
और ना ही सरफेस के अपवर्ड ऊपर की ओर राइज करेगा। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वर्टिकल फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो सब आपस में बैलेंस है, या यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल फोर्सेस नेट वर्टिकल फोर्स 0 है, क्योंकि नेट वर्टिकल फोर्स यदि कुछ ना कुछ होता तो ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन या मोशन होता। तो बिकॉज इन आइदर ऑफ दीज कंडीशंस नो मोशन हैज बीन सीन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस shows that total vertical forces are balancing each other. In other way, the net vertical force is equal to 0. तो अब एक फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है, जैसे कि आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है, जबकि जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है और जो आपका वेट है वो डाउनवर्ड है। तो फोर्सेस नेट कितने होते हैं? यदि नेट फोर्स की बात करें तो रिएक्शन फोर्स प्लस वेट, इनका रिजल्टेंट आपका क्या है? 0 है। तो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब इनको हम डायरेक्शन के साथ पुट करें तो जो वेक्टर आर है अपवर्ड है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव का ले रहे हैं, जबकि जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से नेट फोर्स क्या हो गया? आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर एक रिलेशन बन गया कि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से किसी भी बॉडीज में जब फोर्सेस लगेंगे तो हम वहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे और वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल इन पुलिंग। इट मींस कि एक हमने स्मूथ सरफेस लिया हुआ है और उस स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक लिया हुआ है। तो कौन से फोर्सेस यहाँ पर ऑलरेडी लग रहे हैं? एक तो इसका वेट mg डाउनवर्ड लग रहा है। जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स R। ये दो वर्टिकल फोर्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई फोर्स हम F लगाते हैं इसको पुल करने के लिए, और ये फोर्स F जो है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए है। तो जैसे कि सपोज ये जो हमने फोर्स लगाया है इस ब्लॉक को पुल करने के लिए, वो कोई थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा? इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो एंगल के साथ का कंपोनेंट F cos थीटा हो गया, और एक एंगल के सामने वाला यानी वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा आपका F sin थीटा। इस तरह से इस अप्लाइड फोर्स F का एक वर्टिकल फोर्स हो गया F sin थीटा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया F cos थीटा। तो यदि हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, अब वहां पर कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं? रिएक्शन फोर्स अपवर्ड इस सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर ऑलरेडी लग रहा है, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड खुद ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन एक हमने जो फोर्स F लगाया है थीटा इंक्लाइन एंड से हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका एक कंपोनेंट F sin थीटा भी अपवर्ड लग रहा है। लेकिन ये ब्लॉक कहीं भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा है। इट मींस कि वर्टिकल फोर्सेस हमारे जो हैं वो बैलेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो इक्वल है डाउनवर्ड फोर्सेस के। तो इस तरह से अपवर्ड फोर्सेस हो गए R प्लस F sin थीटा और डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मींस वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है और कोई मोशन यहाँ पर वर्टिकली नहीं हो रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F sin थीटा को आप इस तरफ ले आएंगे तो R इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा हो जाएगा। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टली कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर? इस F फोर्स को अब आप इग्नोर करेंगे क्योंकि इस F फोर्स के आपने कंपोनेंट ले लिए, F cos थीटा और F sin थीटा। इसका मतलब इस फोर्स F को आपने इग्नोर कर दिया और इसकी जगह पर इसके दो कंपोनेंट ले लिए हैं,
एफ साइन थीटा वर्टिकल और एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली केवल एक फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, और जब सिंगल फोर्स लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स अवेलेबल नहीं है। इट मींस ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कॉस थीटा दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग along in the direction of this f cos theta force। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हम वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक नेट फोर्स f cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल करते हुए लग रहा है। तो वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? f cos थीटा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जो भी नेट फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो गया? a इज इक्वल टू m का डिवीजन हो जाएगा, a इज इक्वल टू f cos थीटा अपॉन m आ गया। तो ये कंडीशन हो गई आपकी जब आपके ऊपर ब्लॉक के ऊपर आप कोई फोर्स f हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल लगाते हुए पुलिंग करते हुए लगाते हैं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि जब हम कोई फोर्स F लगाएं थीटा एंगल से पुश करते हुए। जैसे फिर से एक स्मूथ सरफेस है, इस पर हमने कोई ब्लॉक लिया हुआ है, इस ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड वर्क करेगा, सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी करते हैं R अपवर्ड लगेगा। अब सपोज कोई F फोर्स हम इस तरह से पुश करते हुए लगा रहे हैं, यहां पर ये F फोर्स बॉडी को पुल करते हुए लगाया था, यहां पर ये F फोर्स बॉडी को पुश करते हुए लगाया है, और जो ये एंगल बना रहा है वो सपोज थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो यहां पर इस F फोर्स जो इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे, इस फोर्स के भी हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो F cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका F sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी फोर्स का, किसी भी वेक्टर का यदि कोई थीटा एंगल हो किसी एक्सेस के साथ में, तो जैसे यहाँ F फोर्स है तो एंगल के साथ का कंपोनेंट हमेशा F cos होता है, और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जिसको हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, वो कितना होता है? F sin थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये F फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, यदि हम ऐसे देखें तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आपका ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन देखिए ये हो जाएगा F sin थीटा। तो इस तरह से आपने जो F पुशिंग फोर्स लगाया है उसके दो कंपोनेंट हो गए, वर्टिकली डाउनवर्ड F sin थीटा और हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड F cos थीटा। अब हम फिर से यहां पर फोर्सेस को देखेंगे कि वर्टिकल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं। यदि हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो वर्टिकली देखिए R लग रहा है अपवर्ड, F sin थीटा लग रहा है डाउनवर्ड, और साथ साथ इसका वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है। लेकिन क्योंकि ब्लॉक नाइदर गोइंग इनटू द डेप्थ नॉर गोइंग अपवर्ड, इसका मतलब ब्लॉक में वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स भी यहाँ पर जीरो है। इसका मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी सारा अपवर्ड फोर्स R है और जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है वो mg डाउनवर्ड फोर्स और F sin थीटा भी डाउनवर्ड फोर्स है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg प्लस F sin थीटा, और टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया आपका R। तो अपवर्ड फोर्स आपके इक्वल है मैग्नीट्यूड में डाउनवर्ड फोर्स के, यानी वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब यदि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो जिस तरह से पिछले एग्जांपल में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा था F cos थीटा, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है F cos थीटा। ये सिंगल फोर्स है और इसको बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F cos थीटा। और नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसका एक्सेलरेशन है? m मास की इस बॉडी का अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा।
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का डिवाइड कर देंगे आप, तो a इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन m आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन आपका कितना है, एफ कॉस थीटा अपॉन m। इस डायरेक्शन में भी फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा था तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। यहां पर फोर्स पुल कर रहा था और यहां पर फोर्स पुश कर रहा था, तो डिफरेंस क्या पड़ा, डिफरेंस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट में पड़ा। आपके पुल करने पर वर्टिकल कंपोनेंट आपका फोर्स का अपवर्ड लग रहा है, जबकि पुश करने पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ये एक यहां पर चेंज आया और इसका इफेक्ट तब हमको समझ में आता है जब यहां पर फ्रिक्शन होता है। अभी फ्रिक्शन नहीं है इसलिए यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टली सेम इफेक्ट हो गया दोनों ही केस में, आइदर पुलिंग और पुशिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब जिसमें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी हम ब्लॉक पर नहीं लगा रहे हैं, जैसे ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, और इस पर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो ऑलरेडी यहां पर लग रहे होंगे। नंबर एक तो फोर्स होगा इस ब्लॉक का खुद का वेट mg, जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस इस ब्लॉक पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स R। सिर्फ ये दो फोर्सेस आपके इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, इसका खुद का वेट लग रहा है और जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है वो सरफेस इस ब्लॉक पर एक 90 डिग्री बनाते हुए हमेशा, नॉर्मल फोर्स सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड। तो इस ब्लॉक पर ये रिएक्शन फोर्स ये सरफेस ये इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए, और जो बॉडी का खुद का वेट है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही वर्क करता है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क कर रहा। तो यहां पर हम पा रहे हैं कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों ही फोर्सेस ना तो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं और ना ही वर्टिकल, जबकि देखें तो वेट जो है हमारा वो तो वर्टिकल है, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लॉक की पॉसिबल जो मोशन होगा वो किस तरफ होगा। तो हम पाते हैं कि हमारा ब्लॉक जो पॉसिबली मूव करेगा वो करीब इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी पैरेलल टू द सरफेस आपका ब्लॉक मूव कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने फोर्सेस को, अपना एफर्ट ये रहता है कि हम जो फोर्सेस अवेलेबल हैं उन फोर्सेस को आइदर वी टेक कंपोनेंट अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो कहीं भी फोर्सेस लग रहे हों हमारा एफर्ट ये होना चाहिए जो बॉडी की मूविंग डायरेक्शन हो, जो पॉसिबल मूविंग डायरेक्शन हो उसके अलोंग या तो फोर्सेस हो या फिर उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो अभी हम देखें यहां पर तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है R वो ऑलरेडी हमारी पॉसिबल मोशन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन फोर्स को यहां पर हमको टच करने की जरूरत नहीं है, दिस फोर्स इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल मोशन। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि फोर्सेस को हम लोग हमेशा बॉडी की पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन के या तो अलोंग रखते हैं या फिर परपेंडिकुलर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स है वो ऑलरेडी पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इसलिए इसको कोई टच नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे या ऐसे कंपोनेंट यहाँ पर नहीं निकालेंगे। अब हम वेट की बात करते हैं, तो वेट नाइदर इट इज इन अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉर इट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि वेट के कंपोनेंट हम निकालें, वो कंपोनेंट या तो अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो
या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल तो थीटा है, तो हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। अब आप यदि यहाँ पर देखें तो ये एंगल कितना होगा, यदि आप इसको देखना चाहें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये एंगल है ये तो 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ये आपका परपेंडिकुलर है ही क्योंकि ये हमने जो लाइन ड्रा करी है ये ऑलरेडी आपके इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 है। इसमें से ये 90 माइनस थीटा आपने माइनस कर दिया तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, ये रिमेनिंग एंगल आपका थीटा हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारा वेट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहां पर हम वेट के कंपोनेंट कर सकते हैं। कैसे? थीटा एंगल के साथ कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर यानी ये कंपोनेंट जो कि सरफेस के अलॉन्ग हो जाएगा। किस तरह से हो रहा है इसको आप यहां पर से देख लीजिए। ये हमारा वेट mg लग रहा है और इस तरह से ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ का कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होता है और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट यानी ये कंपोनेंट हो गया आपका mg sin थीटा और ये कंपोनेंट आपके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो इस तरह से हमने अपने वेट को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो दूसरा है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बना रहा है। तो इस तरह से हमको दो फोर्सेस मिल गए, एक आर और एक आपका वेट का ये वाला कंपोनेंट जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से अब हमारे दो डायरेक्शन हो गए, ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ये हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम क्या लिखेंगे, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ये जो डायरेक्शन है जो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इस ब्लॉक को कोई मोशन नहीं हो रहा है, ना तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर इंसर्ट कर रहा है, ना ये ब्लॉक ऊपर की ओर अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस हैं आपके वो आपस में बैलेंस है, यानी जो आर है आपका वो mg cos थीटा के इक्वल है। तो यहां पर इसको थीटा लिख लेते हैं जी। जो रिएक्शन फोर्स है आर वो आपके mg cos थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक तरह से, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है बट अलोंग इन द डायरेक्शन जो फोर्स है इसको तुमने वर्टिकल कह दिया है, इस डायरेक्शन को वर्टिकल कह दिया है, तो ये डायरेक्शन अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। इस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, केवल एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और इसी फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा और वो एक्सेलरेशन भी किस तरफ की ओर होगा, वो एक्सेलरेशन भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा a। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये mg sin थीटा इक्वल है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा तो g sin थीटा आपका एक्सेलरेशन हो गया। यानी ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है, ये जब इंक्लाइन प्लेन थीटा पे रखा है तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द इंक्लाइनेशन और वो इक्वल होगा g sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रकार अपने इंक्लाइंड प्लेन पर जब किसी ब्लॉक को रखा जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स F इज अप्लाइड अपवर्ड अलोंग द प्लेन, मतलब कि वही इंक्लाइनेशन प्लेन है और जब इस पर ब्लॉक रखा हुआ है और इस पर हम एक फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो यहां पर भी लग रहा है। एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लगाने लगे F अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक तरह से हम इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स F हमने लगाया है, यह इसको ऊपर की ओर पुल कर रहा है। अब फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, हम फिर से यहां पर सारे फोर्सेस को
या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन में रखेंगे या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, या तो ब्लॉक नीचे की ओर आ सकता है या फिर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की ओर जा सकता है। तो जो फोर्सेस हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हैं उनको भी टच करने की जरूरत नहीं। जो फोर्सेस हमारी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हैं उनको भी टच करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है उनको इसलिए नहीं टच करते क्योंकि वही फोर्सेस आपके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो फोर्सेस आपके अलोंग द डायरेक्शन, जो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर हैं, उसको भी इसलिए टच नहीं करते हैं क्योंकि उनका कोई इफेक्ट आपके मोशन के एक्सेलरेशन पर नहीं होता। ठीक है। अब रिमेनिंग जो फोर्सेस होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं, या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होने चाहिए या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ब्रेक किया था। तो यहां पर अब हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, ये थीटा लिख दें। हाँ, जब हम ब्रेक करेंगे तो ठीक ऊपर की तरह से ये एंगल थीटा होगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब यदि हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? F लग रहा है जो पुल कर रहा है ऊपर की ओर, और mg sin थीटा लग रहा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है। और यदि वर्टिकल टू द मोशन कौन से फोर्स लग रहे हैं? R लग रहा है अपवर्ड और mg cos थीटा लग रहा है डाउनवर्ड। तो पहले हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले मोशन लिए, तो R अपवर्ड है और mg cos थीटा डाउनवर्ड है। तो इस तरह से आपके जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस यहां पर बैलेंस हो गए। तो R और mg cos थीटा, R और mg cos थीटा आपस में बैलेंस हो गए, नेट फोर्स 0 हो गए। उसके बाद यदि हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल तो F और mg लग रहे हैं। अब सपोज आपने पुल किया है, उसकी वजह से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कोई एक्सेलरेशन A यहां पर क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो नेट जो फोर्स होगा, एक फोर्स F है आपका जो आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, और एक आपका फोर्स mg sin थीटा है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है आपका। तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर R हो गया आपका अपवर्ड फोर्स, F हो गया आपका अपवर्ड फोर्स जो बॉडी को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ले जा रहा है, इसलिए उसको हमने पॉजिटिव लिया है। जो mg sin थीटा है वो आपके मोशन के जो पॉसिबल मोशन आपने सोचा है उसके अपोजिट लग रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव लग रहा ले लिया। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F माइनस mg sin थीटा। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? F माइनस mg sin थीटा अपॉन m। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया जब आपका ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा और वहां पर कोई फोर्स F आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया होगा, तो वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा? F माइनस mg sin थीटा अपॉन m। यहां पर यह बात ध्यान देने की है कि हमने बॉडी के मोशन को अपवर्ड माना था और इसीलिए ये फोर्स पॉजिटिव लिया था। अब सपोज जो F की वैल्यू है, जो F की वैल्यू है वो जो डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा है उससे कम हो, तो यदि F कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बॉडी होगी वो डाउनवर्ड की ओर आएगी। तो इसलिए उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F अपॉन m हो जाएगा, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इस तरह। ठीक है। इफ F इज मोर देन बॉडी विल मूव अपवर्ड, इफ mg sin थीटा इज मोर देन बॉडी विल मूव डाउनवर्ड। तो ये कुछ इस तरह से एग्जांपल हमने यहां पर लिए हैं। और एग्जांपल देखते हैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं। यहां पर मोशन ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट, जब कोई दो फोर्सेस आपस में कांटेक्ट में हो तो वो किस प्रकार से मूव करते हैं और कौन कौन से फोर्सेस उन पर लगते हैं वो यहां पर देखेंगे। तो जैसे कि एक कोई स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई एक ब्लॉक M2 लिया हुआ है हमने
और कोई दूसरा ब्लॉक M1 लिया हुआ है। और कौन कौन से फोर्सेस यहां पर लग रहे होंगे अपने आप? इस ब्लॉक M2 का एक वेट M2G नीचे क्यों लग रहा होगा? इसको सही कर दें जरा। ओके, तो M2G नीचे क्यों लग रहा होगा और रिएक्शन फोर्स R2 ऊपर क्यों लग रहा होगा? यानी इस पर्टिकुलर M2 ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका खुद का वेट M2G डाउनवर्ड, और जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस इस ब्लॉक M2 पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है अपवर्ड R2। इसी तरह M1 ब्लॉक पर एक फोर्स, उसका खुद का वेट डाउनवर्ड M1G लग रहा होगा, और आपका जो रिएक्शन फोर्स है सरफेस का वो R1 अपवर्ड लग रहा होगा। ये फोर्सेस ऑलरेडी यहां पर लग रहे थे। अब कोई फोर्स F लगाकर इस पूरे सिस्टम को हम पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम आगे की ओर मूव करेगा। जब इस फोर्स को लगाएंगे F को, तो ये ब्लॉक M1 M2 ब्लॉक के ऊपर भी आगे की ओर पुश करेगा। जब M1 ब्लॉक M2 को आगे की ओर पुश करेगा, तो M2 ब्लॉक भी इनर्शिया की वजह से M1 पर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो इस तरह से एक फोर्स F, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स R1 है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स F है। तो ये जो F फोर्स है ये M1 ब्लॉक लगा रहा है M2 पर, और M2 ब्लॉक ऐसे ही M1 पर फोर्स लगाएगा F। हमको पता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो दोनों ही एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं। तो जितना फोर्स M1 M2 ब्लॉक पे लगा रहा है F, उतना ही फोर्स M2 M1 ब्लॉक पे लगाएगा F अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये सारे फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। अब इनको हम इंडिविजुअली चेक करेंगे और देखेंगे किस तरह से यहां पर फोर्सेस को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो वर्टिकल फोर्सेस तो आपस में बैलेंस है, क्योंकि R2 mg के इक्वल है, बिकॉज ना तो मास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ना ही जमीन में अंदर जा रहा है। तो इस तरह से आपका अपवर्ड फोर्स R2 और डाउनवर्ड फोर्स M2G आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे ही R1 और M1G भी आपस में बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया है, इस F फोर्स की वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ब्लॉक का, इस ब्लॉक का जो पूरा सिस्टम है वो आगे की ओर स्लाइड करेगा। सपोज A एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज M1 जो बॉडी है, जो M1 ब्लॉक है, सिर्फ उसको कंसीडर पहले करेंगे कि उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यदि हम M1 ब्लॉक को कंसीडर करें तो M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M1G डाउनवर्ड, R1 ऊपर, कैपिटल F फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और स्मॉल f फोर्स सेकेंड ब्लॉक M2 की वजह से रिएक्शन फोर्स लग रहा है। वर्टिकल फोर्सेस तो ऑलरेडी बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, क्योंकि ब्लॉक किधर चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है आगे की ओर, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि ब्लॉक किस तरफ की ओर चल रहा है। पूरा सिस्टम यदि A एक्सेलरेशन से चलेगा, इसका मतलब ये सारे ब्लॉक A एक्सेलरेशन से ही आगे की ओर चलेंगे। तो अब A एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल रहा है, आगे तभी चल सकता है जब आगे वाला फोर्स यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा हो और ये वाला फोर्स कम हो। तो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स के लिए जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको हम डायरेक्शन के साथ कंसीडर करके ऐड करते हैं। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती पॉसिबली उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो आपका जो ये वाला फोर्स है अप्लाइड, ये पॉजिटिव का हो गया। और जो रिएक्शन फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F जो कि M2 लगा रहा है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए उसको क्या लिया हुआ है, नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या हो गया, फॉरवर्ड वाला फोर्स माइनस बैकवर्ड वाला फोर्स, तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये नेट फोर्स किस मास पे लग रहा है, ये नेट फोर्स आपके M1 मास पर लग रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक प्रकार से इक्वेशन हो गई। और वर्टिकल फोर्सेस तो आपके आपस में बैलेंस ही हैं, तो इसलिए हम उनको यहां पर लिख भी नहीं रहे हैं। इसी तरह से हम M2 ब्लॉक की बात करें, जो आपका M2 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको देख लेते हैं। M2 ब्लॉक की बात करें तो M2 पर बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन टच कर रहा है, M1 टच कर रहा है। M1 कितना फोर्स लगा रहा है M2 पर, F लगा रहा है। वर्टिकल कौन से फोर्सेस है, R2 और M2G।
तो इस बड़े वाले ब्लॉक पर आपके 3 फोर्सेस लग रहे हैं, वर्टिकल R2 और M2G, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स F, जो कि M1 M2 पे लगा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इस फोर्स कैपिटल F को हम M2 के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्स F किस पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, M1 पे। इसलिए इस F फोर्स को हम M2 के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि M2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, M2 पर फोर्स M1 लगा रहा है, और कौन सा फोर्स लगा रहा है, F लगा रहा है। ये फोर्स F लगा रहा है कौन, M1 M2 पर। तो इस तरह से M2 पर हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लग रहा है स्मॉल f। तो अब यहां पर इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल f हो गया, क्योंकि यही एक ही फोर्स इस पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, और इसकी वजह से ही आपका सिस्टम a एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, m2a। यहां से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहां से आप पाएंगे कि F इज इक्वल टू है m1a प्लस f। इस f को आप इधर ले आइए, तो कैपिटल F इज इक्वल टू क्या हो गया, m1a प्लस f, और f की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए m2a आ गई। तो इस तरह से f इज इक्वल टू क्या हो गया, m1a प्लस स्मॉल f की वैल्यू कितनी आई, m2a। इस वाले इक्वेशन में जो नेट फोर्स f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m2a। a एक्सेलरेशन आपने कॉमन ले लिया, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 प्लस m2a। तो इस तरह से जो a हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो कितना हो गया, f अपॉन m1 प्लस m2। a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू m2a है, और a कितना आया है, a आया है f अपॉन m1 प्लस m2। तो जो इनके बीच में रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको निकालना चाहें तो वो रिएक्शन फोर्स क्या था, चाहे वो m2 m1 पे लगा रहा हो और चाहे वो m1 m2 पे लगा रहा हो, वो कितना है, वो f है, और वो f कितना था, m2a, और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो f इज इक्वल टू m2a में a की जगह ये रख दिया, तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से रिएक्शन फोर्स f आपका यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन में निकाल लिया कि पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, और इन दोनों के बीच में भी फोर्स F कितना लग रहा है उसको भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर कुछ और चीज़ों को स्टडी करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स को लगाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।